कैलाशपुर ऐसा कस्बा था जहां हर शाम को हवा का अपना एक टाइम टेबल था। 6 बजते ही हवा गलियों से गुजरते हुए ऐसा महसूस कराती जैसे किसी ने धीमे से कहा हो, चलो आज का दिन यही खत्म कर देते हैं। पुराने बस स्टैंड के पास एक हल्की सी लाइब्रेरी थी। 4 कमरे, 2 पंखे, एक घंटी जो थोड़ा सा टेढ़ी थी, और शिव वहां पिछले 3 साल से काम करता था। काम ज्यादा बड़ा नहीं, लोगों को किताबें देना, रजिस्टर में उनके नाम लिखना और कभी कभी धूल झाड़ते हुए खुद को समझाना कि हां, जिंदगी शांत भी चल सकती है। शिव शांत था, हाजिर जवाब भी, पर वो अपनी हाजिर जवाबी अक्सर अपने तक ही रखता था। किसी को शायद पता भी नहीं था कि वो हर रात सोने से पहले मन ही मन किसी से बातें करता है, शायद भविष्य वाली किसी लड़की से, या शायद उस खालीपन से जो उसके कमरे की बत्ती बुझते ही जाग जाता था। पार्वती की एंट्री शिव की जिंदगी में वैसे नहीं हुई जैसे फिल्मों में होती है। कोई स्लो मोशन नहीं, कोई हवा में उड़ते बाल नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस एक बारिश थी और एक लड़की थी जो भीगते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी थी। वो दरवाजा जो आमतौर पर ची की आवाज करता था, उस दिन जैसे संकोच में था। धीरे से खुला, इतना धीरे कि शिव ने भी नहीं सुना। पर उसने देखा एक लड़की नीले दुपट्टे में भीगी हुई, आंखों में हल्की सी घबराहट और होठों पर सांस से भी हल्की मुस्कान। अंदर आ जाओ, भीग जाओगी, शिव ने कहा, जैसे उसे पहली बार अपने ही शब्दों का वजन महसूस हुआ हो। पार्वती बिना कुछ बोले अंदर आ गई। शिव ने दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया। कुर्सी थोड़ा डगमगाई और पार्वती मुस्कुरा दी। आपकी लाइब्रेरी रोज खुलती है? उसने बालों से टपकती बारिश झटकते हुए पूछा। शिव ने सिर हिलाया। हां, पर आप पहली बार आई हैं। कैलाशपुर में नए हो? पार्वती ने कहा। नहीं, बचपन से यही हूं। बस आज बारिश में गलती से यहां आ गई। गलती? शिव ने मन में सोचा। बारिश में कोई इस तरह गलती से लाइब्रेरी में नहीं आता। पर उसने सवाल को पकड़कर ज्यादा खींचा नहीं। उसे खुद भी समझ आ गया था कि पहली मुलाकातों में बहुत सवाल माहौल खराब कर देते हैं। शिव ने उसे एक तौलिया दिया, लाइब्रेरी का पुराना तौलिया जो शायद रैक साफ करने के लिए रखा था, पर उस समय वो दुनिया का सबसे जरूरतमंद चीज बन गया था। पार्वती ने मुस्कुराकर तौलिया लिया। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज न सीधे कानों में उतरी, न सीधे दिल में, बीच में कहीं, उस जगह जहां इंसान तय नहीं कर पाता कि ये एहसास किस फोल्डर में सेव किया जाए। कुछ मिनटों तक बारिश बाहर टप टप चलती रही। अंदर दोनों चुप बैठे रहे। शिव किताबें एडजस्ट करने का नाटक करता रहा और पार्वती कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे बारिश उसकी पुरानी दोस्त हो। अचानक उसने पूछा, आप यहां रोज अकेले रहते हैं? बोर नहीं होते? शिव ने हल्के से हंसकर कहा। लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी शांत रहती होगी, पर यहां रोज कहानियां लड़ती रहती हैं। पार्वती ने सिर झुकाकर पूछा। कहानियां? हां, शिव ने कहा। जो किताबें अगली लाइन में आना चाहती हैं, जो लोग बिना वजह शेल्फ बदल देते हैं, जो बच्चे हैरी पॉटर को चंदमाम की जगह रख देते हैं, सबकी आवाजें होती हैं। बस हम सुन नहीं पाते। पार्वती की हंसी खुल गई। पहली बार उस तरह जैसी बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध खुलती है। वो बोली, और आपकी कहानी कौन सी है? शिव? शिव थोड़ा चौंक गया। नाम उसने लिया? उसने तो बताया भी नहीं। क्या उसने रजिस्टर से पढ़ा, या उसकी आंखों में कुछ ऐसा लिखा था जो उसने पढ़ लिया? शिव ने खुद को संयत किया। मेरी कहानी अभी लिखी नहीं गई है, पार्वती ने कहा। अच्छी कहानियां धीरे लिखी जाती है। वाक्य छोटा था, पर उस कमरे में कुछ बहुत बड़ा बदल गया। शायद हवा, शायद तापमान, या फिर वो अदृश्य पर्दा जो 2 अनजान लोगों के बीच होता है और जो कभी कभी बिना आवाज हट जाता है। बारिश थम गई थी
पार्वती उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। शिव ने कहा, छाता ले लो, नहीं तो फिर भीग जाओगी। पार्वती ने मुड़कर उसे देखा, आंखों में वही मुस्कान जो किसी पुराने दोस्त को देखकर आती है। नहीं, उसने कहा, भीगने में मजा है, और आज लाइब्रेरी की गलती अच्छी लगी। वो चली गई, बिना छाते, बिना पीछे देखे। पर शिव को ऐसा लगा कि वो जाते जाते कुछ छोड़ गई है। कोई हल्की सी खुशबू, कोई आधी अधूरी मुस्कान, या शायद एक सवाल, क्या वो फिर आएगी? शिव ने रात को लाइब्रेरी बंद करते हुए एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा, वही दरवाजा जहां वो खड़ी थी। उसे लगा कि बारिश की कुछ बूंदें अभी भी वहां है, या शायद यादों की कुछ बूंदें थी जो सूखने से मना कर रही थी। घर पहुंचा तो पहली बार उसे लगा कि कमरा थोड़ा कम खाली है, जैसे कोई हवा का टुकड़ा उसके साथ आ गया हो। शिव ने सोचा, नाम क्या था? पार्वती। हां, यही कहा था। उस रात उसे नींद वैसे नहीं आई जैसे रोज आती थी। नींद के बीच बीच में नीला दुपट्टा, खिड़की पर टपकी बारिश, और एक हल्की सी हंसी उसकी आंखों के सामने आती रही। अगले दिन लाइब्रेरी खुली। लोग आए, लोग गए, पर शिव हर कुछ मिनट में दरवाजे की ओर देखता रहा, बिना वजह, जैसे कोई वादा किया हो। वो नहीं आई। शाम होने लगी, दुकानों की लाइटें जलने लगी। शिव की उम्मीद थोड़ी थोड़ी ढहने लगी, और ठीक उसी समय दरवाजा बिना आवाज के खुला। वही नीला दुपट्टा, वही आंखें, वही मुस्कान, थोड़ी सी शर्माई हुई। आज बारिश नहीं थी, उसने कहा, पर आना था। शिव ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराया, इतनी हल्की मुस्कान कि शायद उस चेहरे को भी पता नहीं चला कि वो मुस्कुरा रहा है। पार्वती ने एक किताब उठाई। नाम था छोटे शहर, बड़ी बातें, और बोली, ये अच्छी है? शिव ने सिर हिलाया, शायद, पर आपके आने से ज्यादा अच्छी नहीं। पार्वती हंसी, और उसने वो हंसी रैक पर रखी नहीं, सीधे अपनी धड़कनों में सहेज ली। उस शाम कैलाशपुर की हवा पहली बार दो लोगों को एक दूसरे के थोड़ा और करीब ले गई। कैलाशपुर में दो चीजें बहुत स्थिर थी, पहाड़ों की रेखाएं और लोगों की आदतें। और शायद यही वजह थी कि जब पार्वती अगले कुछ दिनों तक हर शाम लाइब्रेरी आने लगी, तो शिव को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई नई आदत धीरे धीरे, बिना पूछे, बिना शोर किए, बिल्कुल उसी तरह जगह बना रही है जैसे सर्दियों में धूप खिड़की के छोटे से छेद से अंदर आती है और कमरे के सबसे शांत कोने को अपनी गर्माहट से भर देती है। शिव को यह समझने में समय नहीं लगा कि पार्वती की मौजूदगी महज बातचीत या किताबों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि वह उन हल्की सी मुस्कुराहटों का समूह है जो दिन भर नहीं आती पर शाम को उसके चेहरे पर खुद ब खुद खिल जाती है, जैसे किसी ने उसके मन की गहराई में छिपे हुए किसी स्विच को बिना बताए ऑन कर दिया हो। उनकी बातचीत शुरू में छोटी होती थी, मौसम, किताबों, लाइब्रेरी की खिड़कियों पर जमा धूल और शहर के उन पुराने किस्सों की जो अब आधे लोग भूल चुके थे। पर धीरे धीरे उन बातों का रंग गहराने लगा, जैसे चाय में पहले हल्का सा रंग आता है, फिर थोड़ी देर में पूरा दर्पण सा गाढ़ा बन जाता है, और उसके बाद चाय अपनी असल गर्माहट पर पहुंचती है। पार्वती ने एक दिन पूछा, शिव, आप इतना शांत क्यों रहते हो? कुछ कहना चाहते हो पर कहते नहीं। शिव ने थोड़ी देर खिड़की की तरफ देखा। बारिश नहीं थी, हवा भी स्थिर थी, पर उसकी आंखों में किसी अधूरे सच की परछाई हिल रही थी। और धीरे से बोला, शायद इसलिए कि हर बात दिल के अंदर थोड़ा वक्त मांगती है और मैं जल्दी में किसी बात को गिरने नहीं देता। पार्वती ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऊपर से आप लाइब्रेरी वाले लगते हो, अंदर से लगता है आप खुद एक किताब हो, वो भी ऐसी किताब जिसे लोग जल्दी खत्म नहीं कर सकते। शिव ने इस वाक्य को सुनकर पहली बार महसूस किया कि किसी की बात कभी कभी सीधे दिल के उस हिस्से को छू जाती है
जहां इंसान अपने बारे में सबसे कम सोचता है पर सबसे ज्यादा महसूस करता है। उनका रिश्ता किसी फ्रेम में नहीं ढल रहा था। न दोस्ती का नाम था, न प्रेम का दावा। बस एक धीमी धीमी संगत थी जो हर रोज पिछले दिन से जरा सी ज्यादा गहरी हो जाती, और दोनों उसके बढ़ने का एहसास अपनी अपनी चुप्पियों में करते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ी के पीछे धुंधले से नारंगी गोले की तरह डूब रहा था, पार्वती लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, हाथ में वही नीला दुपट्टा और चेहरे पर एक उलझन जो उसकी हंसी को थोड़ा धीमा कर रही थी। उसने धीमे से कहा, शिव, क्या तुम्हें कभी लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनसे पहले हमारी दुनिया थोड़ी खाली थी? शिव उस वाक्य को सुनकर कुछ पल तक कुछ कह नहीं पाया। उसने सिर्फ पार्वती को देखा, ऐसे देखा जैसे कोई बच्चे की हथेली पर लिखे अक्षरों को पढ़ता है, धीरे, सावधानी से, जैसे कहीं कुछ टूट न जाए। और फिर बोला, हमारी दुनिया शायद हमेशा से थोड़ी खाली रहती है और सही लोग उस खालीपन को भरने नहीं आते, बस उसके साथ बैठने लगते हैं और हमें लगता है कि दुनिया पूरी हो रही है। पार्वती का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे किसी ने उसकी आंखों में अचानक एक दीपक रख दिया हो जिसकी लौ हल्की, कोमल और अंदर तक जाने वाली थी। उनकी बातचीत उस दिन कुछ लंबी चली। लंबी इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत कुछ था कहने को, बल्कि इसलिए कि दोनों ये समझ चुके थे कि बातें खत्म होने पर जो खामोशी आएगी वो भी शायद उतनी ही प्यारी होगी जितनी ये बातें खुद। धीरे धीरे ये सिलसिला आदत बन गया। पार्वती का शाम को आना, शिव का किताबें एडजस्ट करने की जगह उसकी मुस्कान एडजस्ट करना, और दोनों का उन 4 कमरों वाली लाइब्रेरी में एक ऐसा रिश्ता बुनना जो दिखता नहीं था पर साफ महसूस होता था। पर हर कहानी में एक छोटा सा क्षण होता है, एक छोटा सा झटका जिससे एहसास की परत खुलती है और इंसान समझता है कि दिल कुछ ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। वो क्षण एक साधारण दिन पर आया। पार्वती ने उस दिन देर तक बात नहीं की। वो चुप बैठी रही, बार बार किताब के पन्ने पलटती रही, और फिर अचानक बोली, शिव, अगर मैं किसी दिन लाइब्रेरी ना आऊं तो आपको फर्क पड़ेगा? शिव ने उसे देखा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी ने उसके समय की रफ्तार को छूकर उसे थोड़ा धीमा कर दिया हो, और फिर बोला, फर्क तब नहीं पड़ेगा जब तुम नहीं आओगी। फर्क तब पड़ेगा जब मैं तुम्हें आते हुए नहीं देख पाऊंगा। वाक्य लंबा था, धीमा था और दिल के बिल्कुल बीच में जाकर टिक गया। पार्वती ने दुपट्टे के कोने को पकड़कर उसे हल्के से मोड़ा, जैसे कोई अपनी धड़कन को हाथ में थामने की कोशिश कर रहा हो, और बोली, तो फिर मैं आऊंगी जब तक फर्क पड़ता रहेगा। उस दिन कैलाशपुर की हवा कुछ ज्यादा ठंडी, कुछ ज्यादा नरम और कुछ ज्यादा कहानी जैसी लग रही थी। धीरे धीरे उनकी शामें सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं रही, कभी स्टेशन रोड पर चाय, कभी पुराने किले की सीढ़ियां, कभी बस यूं ही शहर के बीच वाली सड़क पर टहलना, जहां शाम के वक्त लोगों की भीड़ कस्बे की छोटी छोटी खुशियों को छुपाए रहती है, और 2 लोग उस भीड़ में अपना अपना सुकून ढूंढते चलते रहते हैं। एक शाम जब शिव और पार्वती पुरानी घाटी वाली सड़क से गुजर रहे थे, जहां रात होते ही सड़कें किसी भूली बिसरी कविता की तरह थोड़ी रहस्यमयी और थोड़ी खूबसूरत हो जाती है, पार्वती ने रुककर कहा, शिव, अगर जिंदगी का कोई मोड़ आए जहां तुम्हें किसी एक चीज को पकड़ना हो और किसी एक चीज को छोड़ना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? शिव ने लंबी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि हवा उसकी पसलियों से टकराकर थोड़ी और अर्थपूर्ण हो गई है, और बोला, मैं वो नहीं छोड़ूंगा जिसमें तुम शामिल हो। पार्वती उस वाक्य को सुनकर धीरे से हंसी नहीं, धीरे से मुस्कुराई भी नहीं, बस उसकी आंखें अचानक गहरी हो गई, जैसे किसी शांत झील में किसी ने पत्थर फेंका हो और तरंगे अंदर तक उतर गई हों। वो कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, शिव, मुझे डर लगता है कभी कभी
डर इस बात का कि जो लोग हमारी जिंदगी में खूबसूरत चीजें बनाते हैं, कहीं एक दिन वही चीजें टूट न जाए। शिव ने पहली बार उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहा, अगर खूबसूरती टूटेगी तो मैं उसे फिर से बनाऊंगा, उसी रंग से, उससे भी ज्यादा धैर्य से, और शायद थोड़े ज्यादा प्यार से। उस वाक्य में कोई बड़ा वादा नहीं था, पर एक ऐसी सच्चाई थी जिसका भार बहुत हल्का और अर्थ बहुत गहरा था। और इसी तरह उन दोनों के बीच धीमे धीमे एक ऐसा रिश्ता बनता गया जो किसी नाम का मोहताज नहीं था, पर दोनों को पता था कि ये रिश्ता अब सिर्फ लाइब्रेरी या चाय की दुकानों का नहीं रहा, बल्कि ये अब दिल की उस जगह पहुंच चुका है जहां इंसान बस महसूस करता है और बाकी दुनिया किनारे पर रह जाती है। कैलाशपुर की शामें अब उन्हीं दोनों की थी। हवा, पगडंडिया और उनके बीच की लंबी बहती हुई चुप्पिया, वही चुप्पिया जिनमें प्यार बोलता है बिना आवाज के। कैलाशपुर में सर्दियां धीरे धीरे आने लगी थी। वो सर्दियां जो सुबह की धूप को थोड़ा आलसी बना देती है, पेड़ों के पत्तों को हल्की चादर की तरह सरका देती है, और शाम के वक्त हवा को इतना कोमल कर देती है कि लगता है हवा किसी कहानी को छूकर आई है और अब वही कहानी अपने साथ लिए घूम रही है। इन्हीं सर्दियों के बीच शिव और पार्वती की मुलाकातें कुछ और गहरी, कुछ और संजीदा, और शायद कुछ और अनिवार्य होने लगी। जैसे किसी ने इनविजिबल इंक में लिखा हो कि ये दो लोग अब एक दूसरे की दुनिया में केवल किरदार नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। एक शाम जब धुंध थोड़े थोड़े कदमों से सड़क पर उतर रही थी, पार्वती लाइब्रेरी में नहीं आई। पहली बार बिना बताए, बिना कोई वजह छोड़े। शिव ने घड़ी देखी, 6 बजे, फिर 6:20, 6:40, फिर 7, और हर बीतते मिनट में उसे लगा कि लाइब्रेरी की खिड़कियों में कुछ और धुंध जमा हो रही है, कुछ ऐसा जो बाहर की ठंड से नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी से पैदा हो रहा था। वो पहली बार लाइब्रेरी समय से पहले बंद कर गया, और पहली बार कैलाशपुर की उन गलियों में पैदल निकला जहां वो आमतौर पर तभी चलता था जब दिमाग हल्का हो। पर आज दिमाग में एक ही सवाल था, पार्वती कहाँ है? कस्बा छोटा था, और छोटे कस्बों की आदत होती है कि वे अपनी हर कहानी को कोनों में, दुकानों के छज्जों पर या चाय की भाप में छुपा लेते हैं। पर उस शाम शिव को वो कहानी कहीं नहीं मिली। आखिरकार पुराने बस स्टैंड के पीछे वाली सड़क पर उसे पार्वती बैठी मिली, एक टूटी हुई बेंच पर, दुपट्टा थोड़ा बिखरा हुआ, चेहरे पर हल्की थकान, और आंखों में ऐसी चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा सच्ची लगती है। शिव बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था, पर वो फासला भी उस वक्त किसी भारी पहाड़ जैसा लग रहा था। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे, चुप्पी इतनी गहरी कि अगर कोई तीसरा सुन लेता तो उसे लगता कि दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, बस आंखों के बीच से गुजरती हुई एक अदृश्य लकीर में। आखिरकार पार्वती ने कहा, शिव, मैं डर गई थी। शिव ने उसकी तरफ देखा, धीरे, पूरी शांत आंखों के साथ। किससे? पार्वती ने लंबी सांस ली, और उसकी आवाज में वो कंपन था जो सच बोलते समय आता है, इस बात से कि कहीं मैं तुम्हें परेशानी न बन जाऊं, कि कहीं हमारी ये शामें तुम्हारी दुनिया पर बोझ न बन जाए, कि कहीं तुम एक दिन सोचो कि मैंने तुम्हारी शांत जिंदगी में बहुत शोर भर दिया है। शिव ने सुना, पूरी तरह सुना, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो और उसने बिना झिझक वह दरवाजा खोल दिया हो। फिर वो बोला, पार्वती, लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी का शोर बाहर से आता है, पर असली शोर वो होता है जो अंदर से उठता है, और तुम मेरे अंदर आने वाले हर शोर को शांत कर देती हो। अगर तुम एक दिन भी नहीं आती तो मेरी शामें खाली नहीं लगती, टूटी हुई लगती है। पार्वती की आंखें भर आई, पर वो रोई नहीं,
सिर्फ उसकी पलकें थोड़ी भारी हो गई, जैसे किसी ने दो शब्द उन पर रख दिए हों। यही चाहिए, वो धीरे से बोली। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गई। शिव ने उसके हाथ के पास अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया, पर छूया नहीं। बस इतना पास लाया कि दोनों के हाथों की गर्माहट एक दूसरे तक पहुंचे, बिना स्पर्श के भी। और बोला, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, कुछ जल्दी, और कुछ ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे हमेशा से थे, बस उस दिन दिखे। तुम वैसी हो। ये वाक्य छोटा नहीं था, पर शांत था, बहुत शांत। उतना ही जितना शिव का दिल पहली बार उसे देखकर हुआ था। पार्वती ने आंखें बंद की, एक धीमी सधी हुई सांस ली और बोला, शिव, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। ऐसे नहीं कि हर वक्त, पर ऐसे कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह हो और मेरी जिंदगी में तुम्हारा नाम। शिव ने पहली बार बिल्कुल बिना सोचे कहा, अगर जिंदगी एक किताब है पार्वती, तो मैं चाहता हूं कि उसके हर अध्याय की शुरुआत तुम्हारे नाम से हो। पार्वती के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द उसके पास कम पड़ गए हों, और उसने सिर्फ सिर झुकाकर एक छोटी सी हंसी को समेट लिया। वही हंसी जो पहली बार लाइब्रेरी में आई थी और आज तक शिव के दिल में ठहर गई थी। उस शाम शिव ने पहली बार पार्वती का हाथ थामा, न किसी फिल्मी अंदाज में, न किसी बड़ी घोषणा के साथ, बस एक साधारण सा स्पर्श, जो दो लोगों के बीच इतना जरूरी था जितना सांसों के बीच एक छोटा सा पल। कैलाशपुर की हवा उनके आसपास घूम रही थी, धीरे, जैसे हवा भी समझ रही हो कि दो इंसान अब एक दूसरे की ओर पूरी तरह मुड़ चुके हैं। अगले कई दिनों तक उनकी शामें बिल्कुल अलग रोशनी में बीतने लगी। लाइब्रेरी के कोने, स्टेशन रोड की चाय, पुराने किले की दीवारें, पहाड़ी रास्तों पर गिरते पत्ते, और दोनों के बीच की वो बातें जो छोटे शहरों में बड़े सपनों की तरह धीरे धीरे पर पूरी सच्चाई के साथ जगह बनाती है। लोग कहते हैं कि प्यार का एहसास अचानक होता है, पर शिव और पार्वती के बीच प्यार किसी अचानक गिरने वाली बारिश की तरह नहीं, बल्कि उस धीमी धार जैसा उगा जो बरसों से पहाड़ों में बहती रहती है और धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाती जाती है। और जब एक दिन पार्वती ने वापस उसी लाइब्रेरी में शिव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों की कहानी यहीं से शुरू होकर यही खत्म न हो, तो शिव ने बस मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खत्म होना उन कहानियों का नियम है जो किसी किताब में लिखी जाती है। हम तो उन लोगों में से हैं जिनकी कहानी हवा में रहती है, गलियों में चलती है और दिलों में रहती है। हमारी कहानी कैलाशपुर की तरह है, छोटी, शांत, पर हमेशा रहने वाली। और उसी पल कैलाशपुर की उस शाम में उनकी कहानी ने अपना नाम पा लिया, एक ऐसा नाम जो किताबों में नहीं, दिलों में लिखा गया। शिव और पार्वती, कैलाशपुर की सबसे शांत, सबसे सच्ची और सबसे याद रहने वाली कहानी।